इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाषा के बारे में, व्याकरण के बारे में और लिपि के बारे में। और साथ ही हम दो और टॉपिक को भी इस वीडियो में ही कवर कर लेंगे, जिसमें एक है वर्ण। और वर्ण के दो प्रकार हैं, जो कि हैं स्वर और व्यंजन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग पहले जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा क्या होता है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को एक दूसरे के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, जिसे आप मुंह से बोलकर से या फिर कैसे भी बता सकते हैं, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और दूसरा भाषा होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम अपने मन के भाव और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करने के लिए लिख करके उसको भेज सकते हैं या फिर दिखा सकते हैं, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब बात करते हैं लिपि के बारे में। तो लिपि क्या होता है? किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो निर्धारित चिन्ह हैं, उनकी व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए रा है, तो रा में जो ऊपर में पाई है और नीचे ये जो सिंबल है, इसको पूरी तरह से बनाने में जो भी चीज़ हम लोग यूज करते हैं, उसे ही हम लिपि कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे भाषाओं का अलग अलग लिपि होता है। जैसे कि हिंदी भाषा का देवनागरी होता है, उर्दू भाषा का फारसी होता है, पंजाबी भाषा का गुरुमुखी होता है, तमिल भाषा का तमिल होता है, बांग्ला लोग बांग्ला भाषा में लिखते हैं, संस्कृत देवनागरी होता है, मराठी भी देवनागरी होता है, गुजराती भी देवनागरी होता है और इंग्लिश भाषा रोमन होता है। अब बात करते हैं हम लोग व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण क्या होता है? एक्चुअली ये टॉपिक भी व्याकरण का ही है और इसमें हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि व्याकरण होता क्या है। तो चलिए समझते हैं व्याकरण क्या है। तो व्याकरण कुछ नहीं, एक ऐसा ज्ञान है जो हमें भाषा को लिखने या बोलने का सही से ज्ञान कराता है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। अर्थात भाषा को ठीक ठीक बोलने और लिखने के ज्ञान कराने वाले को ही व्याकरण कहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक से तीनों से जितना भी आपको जो मेन पॉइंट हो रहा है, उसको हम एक बार बता देते हैं। तो पहले हमने भाषा पढ़ा था। तो भावों और विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिस चीज़ का यूज किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। और उसके बाद हमने पढ़ा था मौखिक भाषा का प्रयोग क्या क्या होता है। तो मौखिक भाषा का प्रयोग केवल अशिक्षित लोग करते हैं और बोलने या बातचीत करने में किया जाता है। और लिखित भाषा का यूज हम लोग संकेत देने के लिए या फिर किसी को मतलब ऐसे पढ़ाई लिखाई या फिर कोई भी अन्य काम के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है। और एक और टॉपिक है जिसमें हम एक जीके से क्वेश्चन है कि हमारे देश के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। और फिर इसके बाद हमारे देश का जो राष्ट्रीय भाषा है और राजकीय भाषा है, इन दोनों में क्या अंतर है, इसको भी आपको कमेंट में लिखना है और इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा हिंदी। हिंदी जो दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और फिर इसके बाद हमने पढ़ा था लिपि किसे कहते हैं। तो भाषा को लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। और व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण वह ज्ञान है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो आई थिंक ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्णमाला। तो वर्णमाला में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो ध्वनि का वह सबसे छोटा या सूक्ष्मतम कण जिसको हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। अर्थात मतलब जो आवाज़ हम लोग हमारे गला से निकलता है, उसका वह सबसे छोटा कण जिसको हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। या एक तरह से ऐसे समझा जाए तो ध्वनि जो होता है उसको लिखने के लिए कुछ चिन्ह का यूज किया जाता है, यानी कि कुछ सिंबल का यूज किया जाता है, जो हर वर्ड के लिए अलग अलग सिंबल होता है। उसी सिंबल को हम अपने लैंग्वेज में वर्ण कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला क्या होता है कि किसी भी एक भाषा का, जैसे देवनागरी भाषा हो गया, उसमें जितना भी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उन सबका समूह एक बना दिया जाए, मतलब सबको एक जगह अगर कर दिया जाए तो उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। अब बात करते हैं वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो वर्ण के मुख्यतः दो ही भेद होते हैं, जिसमें एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो अब बात करते हैं स्वर किसे कहते हैं। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण
हम बिना किसी की सहायता से कर सकते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी में मुख्यतः 11 स्वर होते हैं जो कि हैं अ, आ, ई। ये वाला जो है ये पूरा स्वर होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर इसके बाद हम इसमें बात करते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के मुख्यतः दो ही भेद होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? तो जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, ये चार जो होते हैं इन्हें हम ह्रस्व स्वर में रखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ हो गया, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। अब बात करते हैं व्यंजन का। तो व्यंजन क्या है? व्यंजन का जैसे हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा कि व्यंजन वह शब्द है या फिर वह वर्ण है जिसको हम स्वर की सहायता से बोलते हैं, तो उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग, ये सब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सब जो पूरा है ये पूरा हम लोग व्यंजन कहते हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा कि कवर्ग क्या है। तो क ख ग घ जितना होता है ना इसको हम लोग कवर्ग बोलते हैं, और च छ ज झ जितना होता है इसको चौवर्ग बोलते हैं। अर्थात जो फर्स्ट वर्ड होता है इसमें 5 वर्ड में से जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको हम एक लीडर मान करके उसका एक वर्ग बना देते हैं, तो उसे ही हम कवर्ग और चवर्ग, टवर्ग इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन जैसे दो व्यंजन आपस में जब मिल जाते हैं उससे जो अलग व्यंजन बनता है उसे ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा क और स मिल करके छ बनता है, और फिर उसके बाद त और र मिल करके त्र बनता है। ज्ञ के लिए ज और य मिला देते हैं तो इसे ज्ञ बन जाता है। स और र मिल करके सर बनता है, तो इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। फिर इसके बाद होता है अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? तो ऐसे कुछ वर्ण होते हैं जो कि ना ही स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, तो उसे हम अयोगवाह कहते हैं। और देवनागरी भाषा में सिर्फ ऐसे दो ही वर्ण हैं जो कि ना स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, उसे वो दोनों हैं अन और अ, ये दोनों को अयोगवाह बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ क्या है? हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो कि अन्य भाषाओं से आए हैं, तो उनको हम लिखने के लिए आगत ध्वनियों का यूज करते हैं। जैसे मैं आपने कभी कभी डॉक्टर, बॉल, फॉक्स ऐसा कुछ लिखा होगा। डॉक्टर इंग्लिश का वर्ड है लेकिन उसको अगर हिंदी में लिखना हो तो हम लोग उसके लिए आधा चंद्र बिंदु जैसा दे देते हैं, इसे हम डॉक्टर पढ़ते हैं। फिर ज के नीचे एक बिंदु होता है, ये उर्दू भाषा से आए हुए शब्दों में उपयोग किया जाता है, जैसे जनाब या फिर मजहब, मजहब, जुर्म आदि। ये सब में हम लोग जो ज के नीचे है एक बिंदु दे देते हैं। और भी कोई कोई वर्ड होता है जैसे फ हो गया, इसके नीचे भी बिंदु लगा देते हैं। ये सब जितना भी उर्दू वर्ड होता है इन सबको बोलने में थोड़ा सा लंबा टाइम किया जाता है, इसलिए इन्हें हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं मात्रा किसे कहते हैं। तो मात्रा क्या होता है? व्यंजन, मान लीजिए कोई भी व्यंजन हो, क ख ग घ या फिर कोई भी व्यंजन हो, उसके बाद अगर तुरंत बाद अगर स्वर आता है तो उस स्वर को ही हम मात्रा कहते हैं। वो स्वर आपस में मिल जाता है और उस मिलने से जो उच्चारण होता है वो बदल जाता है, उसे ही हम मात्रा कहते हैं। जैसे आ, ई, उ इत्यादि, ये सब जितने भी हैं ये सारे मात्राएं हैं। तो चलिए अब इस टॉपिक में जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो स्वर क्या होता है? स्वर किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोली जाती है, उसे हम स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से बोली जाती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। अयोगवाह कौन कौन से थे? अन और अ अयोगवाह थे। और व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो क और प्लस स छ होता है, त प्लस र त्र होता है, ग प्लस य ज्ञ होता है, ये सारा संयुक्त व्यंजन है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था
कि आगत स्वर क्या होते हैं। तो जैसे कुछ कुछ वर्ड को अगर लंबा उच्चारण करना हो तो उसमें हम लोग आगत स्वर का यूज करते हैं। जैसे जो बाहर से जो भी स्वर आए हुए हैं बाहर से अर्थात दूसरे भाषाओं से, उसमें हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर लिखने में या फिर किसी अन्य भाषा में जैसे उर्दू वाले वर्ड में किया जाता है। ठीक है, विसर्ग किसे कहते हैं तो उच्चारण के लिए। और इधर एक टॉपिक उधर छूट गया था, तो विसर्ग जो होता है उसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है कि विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह किया जाता है, तो ह की तरह किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।